गतिकी, सांख्यिकी, भौतिकी, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इंडियन कल्चर पे बात करते हैं। नोट्स पूरा लिखा हुआ है, पहले आप अच्छे से सुन लीजिए और फिर नोट कर लीजिएगा। ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी की जैसे बात करें तो इसको 19 और 20 सदी के आसपास या 1920 सेंचुरी के आसपास का मान सकते हैं। और इसकी स्टार्टिंग तब हुई थी जब आप भाप इंजन की दक्षता को समझने का प्रयास किए थे, जब आप लोग इंजन के बारे में जानना शुरू किए थे और आपने ये जानना चाहा था कि ऊर्जा कैसे कार्य करती होगी या ऊर्जा ऊष्मा में और ऊष्मा से कार्य कैसे बनता होगा। इस चीज के बारे में जब हमने जानना शुरू किया तब जाकर के थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल फिजिक्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ये माना जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की या मॉडर्न साइंस की बात करें तो 1920 सेंचुरी के आसपास इस फिजिक्स का डेवलपमेंट कहा जाता है। जब हम लोग स्टीम इंजन की बात करते थे, जब हम लोग कॉर्नो इंजन की बात किया करते थे और हमने ये पूछा था कि भाई हीट जो रहता है वो कार्य कैसे करता होगा, मतलब ऊष्मा से कार्य कैसे मिलता होगा। जब इन सब के बारे में हम लोगों ने जानना शुरू किया या सोचना शुरू किया तब जाकर के इसके डेवलपमेंट को मानते हैं। इस डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला नाम जिनका आता है 1824 के आसपास में, उष्मा इंजन के बारे में बात किए थे हम लोग तो किन्होंने बताया था? ये है, इनका नाम है सादी कार्नो। ये सादी कार्नो के हिसाब से कार्नो चक्र बना, कार्नो इंजन का कॉन्सेप्ट आया और इन्होंने ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस को बनाया कि भाई कोई भी ऐसा इंजन आप नहीं बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी कार्नो इंजन से ज्यादा होगी। ठीक है, अगला जो साइंटिस्ट हम लोग मानते हैं वो ये है, ये जूल है। जूल ने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से इन्होंने दिखाया था कि हीट से एनर्जी यानी कि हीट और जो वर्क होता है वो एक समान रूप से होते हैं, या हीट और एनर्जी का कन्वर्जन को प्रैक्टिकली इन्होंने डिफाइन किया था और इन्हीं से एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, ऐसा माना जाता है। आगे गए तो क्लॉसियस आए, क्लॉसियस इक्वेशन पढ़ा था इन्होंने, एंट्रोपी इंट्रोड्यूस किया था और एंट्रोपी के हिसाब से इन्होंने कहा था कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है ना। ये एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को दिए। देखो थर्मोडायनेमिक्स में इंजन वाला कॉन्सेप्ट यहां आया, इन्होंने कन्वर्जन को प्रयोग करके दिखाया, इन्होंने एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को दिया। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ताप का परम मापक्रम, लॉर्ड केल्विन की बात होती है। ठीक है, इन्होंने किसको बताया है? तापमान पैमाने की बात की, केल्विन स्केल की बात की। उसके बाद आते हैं फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज से मिला। ये दोनों हैं, गिब्स हैं और हेल्महोल्ट्ज हैं, इन्होंने फ्री एनर्जी थ्योरी दी। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम में या उसके स्टेप में कैसे परिवर्तन होता है, रासायनिक संतुलन और उसके जो परिवर्तन है उसकी वैज्ञानिक व्याख्या गिब्स और हेल्महोल्ट्ज ने की। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के डेवलपमेंट में हम लोग ये मानते हैं कि 1920 सेंचुरी के आसपास इन लोगों ने किया है। ठीक, और इन्हीं के बारे में हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मागतिकी जो होता है उसमें क्या होता है, हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है या वर्क डन करके हम लोग हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक, मतलब हीट आया, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों को इन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में क्या करते हैं आप लोग, बड़े स्तर के जो माइक्रोस्कोपिक से बढ़कर के मैक्रोस्कोपिक जो स्थितियां होती हैं
उनकी व्याख्या करते हैं कि जैसे हम लोग ये कहें कि कोई भी पदार्थ होता है बहुत संख्या में सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उनका क्रमचय संचय क्या होगा, इन सब चीज की व्याख्या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में करते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है मैक्सवेल का। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे, मैक्सवेल के अणुगति वितरण नियम को, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक। और इन्होंने ही प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था फिजिक्स में। अगला नाम जो बहुत फेमस है ये है बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था, एक रिलेशन निकाला था एंट्रोपी वाला, और एंट्रोपी को संभावित सूक्ष्म विन्यास से जोड़ा था, ठीक है, एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने। इसके बाद तीन फेमस नाम, एक नाम है आइंस्टाइन, इन्होंने भी स्टैटिकल फिजिक्स के डेवलपमेंट में किया है बोस के साथ मिलकर के। फर्मी और डिराक, ये फर्मी है और ये है सत्येंद्र बोस। इन लोगों से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। ये मॉडर्न फिजिक्स की बात हो रही है, मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, हमारे ट्रेडिशन की। ये तो हो गए मॉडर्न फिजिक्स में कि ये सब ने मिल के हमको थर्मोडायनेमिक्स समझाया, और इन्होंने मिल करके हमको किसको बताया है, किसको बताया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। अब बात करते हैं हम अपने चीजों पे, है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है भाई उपनिषद है। एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद आया, छंदोग्य उपनिषद। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऊष्मा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आपको जैसे हम लोग प्राणवायु या प्रकृति की निरंतरता की बात नहीं करते कि प्रकृति अपने आप को कैसे रिपीट करता है, कि पहले बढ़ने के बाद में हरा भरा हुआ और हरा भरा होने के बाद में खत्म हो गया, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी की अवधारणा को बता रहे हैं, एंट्रोपी में कैसे परिवर्तन होता है, किस तरीके से दिखता है और कहाँ क्या हो सकता है। इसी तरीके से बृहदारण्यक उपनिषद की बात करिए आप, कंठ उपनिषद है आपके पास, ईश उपनिषद है और मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। मुंडक उपनिषद ही बताता है कि जो प्रकृति होती है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के, बहुत अधिक संख्या में कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। इन उपनिषदों को अगर आप पढ़ते हैं या इन उपनिषदों पे जाएंगे तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा के स्थानांतरण और एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट था कि जैसे कोई सृष्टि का सृजन हुआ, फिर वो ग्रो किया और फिर खत्म हो गया, एक चक्र को बताता है। जैसे हम लोग नहीं कहते कि प्राण जो रहता है वो आत्मा है, वो अक्षुण होती है, उसको समाप्त नहीं कर सकते, एक से दूसरे शरीर पे चली जाती है। ये ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को बताया है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसा होता है उस चीज को डिफाइन किए हैं ये, ठीक। तो उपनिषदों में आपको उष्मागतिकी के नियम और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक दिखते हैं। अब आप बोले भाई पढ़ेंगे कौन, कोई बताया क्यों नहीं, वेरी गुड। अब कोई बताया क्यों नहीं, इसके जवाब में अगर आप आए तो ऋषि पिंगल है। ऋषि पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा, इन्होंने बाइनरी के कॉन्सेप्ट को समझाया था, ठीक। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर में अणु और परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे होती है, व्यवस्था कैसे होगी, कितने संख्या में अणु और परमाणु हो सकते हैं। कौन बता रहे हैं, ऋषि पिंगल, जिसको 1920 सेंचुरी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ के ट्रेडिशन में ये तब था। आगे आए, अब इनके बारे में तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, ये तो आर्यभट्ट है ना। इन्होंने स्टैटिस्टिकल में क्रमचय संचय आदि को परिभाषित किया है और आधुनिक भौतिक संभावनाओं की इन्होंने व्याख्या की। आचार्य ब्रह्मगुप्त हैं, इन्होंने भी क्रमचय संचय का डेवलपमेंट किया, ये दोनों ने मिलकर के। और ये है ऋषि कणाद, ये परमाणु अणुओं की व्यवस्था को पूरी तरीके से डिफाइन किए थे। जो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ जो होता है बहुत अधिक संख्या में परमाणु अणु से मिलकर बना होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसको ऊपर पढ़ा, उसको कणाद ने डिफाइन किया था। तो ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से इन उपनिषदों में, और ये जो हमारे पुराने ऋषि रहे हैं या हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इसको पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ है।
ये हमारी संस्कृति रही। ठीक, आगे जाते हैं तो एक और है आपका, जिसपे आप कह सकते हैं कि ये हमारे स्वाभिमान रहे हैं, जिन्होंने हमको सब चीज सिखाया। तो ये सब चीजें आप पहले नोट कर लीजिएगा, जो जो मैंने बोला हूं कि कैसे कैसे दक्षता का विकास हुआ था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसे आया, क्लासियस ने एंट्रोपी को डिफाइन करवाया, लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को दिया, इस तरीके से इनका विकास हुआ है। ठीक, कैसे विकास हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स का और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, उसको आप नोट करेंगे। अब उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, इसके थ्रू बोल्ट्जमैन का नियम है, इसके थ्रू बोस आइंस्टीन फर्मी डिराक क्वांटम स्टैटिस्टिक है। इन सब के थ्रू कैसे हमने डेवलपमेंट किया है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अब हमारी संस्कृति के बारे में भी लिख लेना भाई। क्या लिखोगे आप लोग कि हमारी जो संस्कृति है उसमें ऊर्जा और ये जो प्रकृति है उसमें चक्र कंटिन्यू चल रहा होता है। और उपनिषद के फोटो दिखा रहा था मैं कि छंदोग्य उपनिषद है, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ऊर्जा और प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से हमारी निरंतरता बनी हुई है कि सृष्टि आता है, बड़े होते हैं, फिर वो खत्म हो जाता है, एक चक्र को प्रदर्शित किया है। यहाँ हमने एंट्रोपी को कैसे डिफाइन किया, इस उपनिषद है। ठीक, इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम, एंट्रोपी की वृद्धि, इस सब के सिद्धांत को दिया गया है। लिख लिया? उसके बाद ये कंक्लूड कर लीजिएगा आप। आगे चलूं? अगला टॉपिक है आपके पास इनके बारे में। नाम याद है इनका? ये है सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है ये? सत्येंद्र नाथ बोस। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक इन्होंने दिया, और जो मॉडर्न क्वांटम स्टैटिस्टिक है उस पे भी इनका प्रभाव दिखता है। अब इनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बोस ने बोसोन पार्टिकल दिया, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक की बात की। बोस आइंस्टीन के बारे में, इन दोनों के रिलेशन के बारे में ये कहते हैं कि बोस ने पहले क्या किया था, एक स्टैटिस्टिकल के ऊपर, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के ऊपर एक पेपर लिखा, या मॉडर्न क्वांटम स्टैटिस्टिक के ऊपर एक पेपर लिखा, एक रिसर्च किया और रिसर्च करके उसको पब्लिश करने भेज दिए। तो पब्लिशर को लगता था कि ये इंडियन साइंटिस्ट है, इसके पब्लिकेशन को छापने की कोई जरूरत नहीं है। इनका किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश नहीं हुआ। बाद में इन्होंने सोचा यार कि पेपर पब्लिश करवाने से अच्छा है इसको उसके पास भेज देता हूं जो फेमस हो। तो एक हाथ से अपना पत्र लिखा एल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी में और भेज दिए। अब मेल तो था नहीं, पोस्ट से गया। पोस्ट से जब गया तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आइंस्टीन को मिला। आइंस्टीन ने उस पेपर को देखा और फिर उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने कहा कि आपकी जो व्याख्या है वो बहुत अच्छी है, क्या मैं इसे जर्मनी में ट्रांसलेट करके छाप दूं या छपवा दूं? तो बोस ने कहा करवा दीजिए। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक डेवलप हुआ। बाद में दोनों मिले। एक बार जब दोनों मिले, आपस में चाय पी रहे थे दूर बैठ के, तो लोगों को लगा कि ये दोनों बड़े वैज्ञानिक हैं भाई, वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर बात कर रहे हैं। बाद में जब उनसे पूछा गया तो वो जर्मनी और बांग्ला मिठाइयों की बात कर रहे थे, और आइंस्टीन कहते थे बोस को कि भाई तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारा जो विचार है बंगाली मिठाइयों की तरह है, मतलब छोटे छोटे और बड़े स्वादिष्ट। ये कुछ कहानियां हैं, खैर ये जरूरत नहीं आपको। अब सुनिए, सत्येंद्र नाथ बोस जो होता है, इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1894 को। कहाँ? कोलकाता में, जिसको कलकत्ता कहते थे आप। ठीक, अब ये शिक्षित बंगाली परिवार से आते हैं। इनके पिता इंजीनियर रहे। ठीक, सुरेंद्रनाथ बोस नाम था इनके पिताजी का। सुरेंद्रनाथ बोस इंजीनियर थे, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, और उन्हीं से इनके घर में चूंकि गणित और विज्ञान का माहौल रहा है तो इनको भी उसमें इंटरेस्ट आ गया। ये शुरू से बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे। प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने मेघनाथ शाह जी के साथ रहे हैं। मेघनाथ शाह याद होगा आप लोग को, कॉस्मिक किरण के लिए बात की थे। तो मेघनाथ शाह इनके क्लास फेलो रहे हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने गणित में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। बाद में इनका इंटरेस्ट किस में आ गया? क्वांटम स्टैटिस्टिक में आ गया। तो भौतिक विज्ञान में भी इनकी रुचि बढ़ गई। प्रारंभ में
ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लेक्चरर रहे। लेक्चरर होने के बाद में इन्होंने बहुत सारे शोध वर्क किए, शोध पत्र लिखा, प्लांक के विकिरण नियम को फिर से डिराइव करके दिखाया। तो ये इनके उपलब्धि रही हैं। बाद में तो एक क्लियर चीज था कि इन्होंने बोसॉन पार्टिकल के क्वांटम अवस्था को दर्शाया था, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को डेवलप किया था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में काम किया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काम किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में इनका काम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को और रेडिएशन थ्योरी को इन्होंने समझाया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस जब भी बात करते थे तो कहते थे कि हमारे जो उपनिषद है, खासकर जो इन्होंने पढ़ा था, इनके हिसाब से ईशोपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये ग्रंथ जो है वो प्रकृति में परिवर्तन, ऊर्जा के रूपांतरण और हमारे यूनिवर्स के सिस्टम को डिफाइंड करते हैं। और इन्हीं को पढ़ के इनकी रुचि आई और क्वांटम स्टैटिस्टिक पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म विभूषण दिया, अलग अलग यूनिवर्सिटी ने इन्हें मानक पीएचडी की उपाधि दी, ये फेलो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन रहे हैं और इन्हीं के नाम से एस.एन. बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंस की स्थापना की गई है। अंतिम वर्षों की बात करें तो इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया और 4 फरवरी 1974 को इनका निधन हो गया। ठीक, इसका मतलब ये रहा कि सत्येंद्र नाथ बोस जो थे ये भारतीय वैज्ञानिक रहे। उपनिषदों के अध्ययन अध्यापन के पश्चात इन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया और इन्होंने ही आधुनिक शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग इन सब चीज को एक साथ लेके आए। बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक रहे हैं और ये हमारा गर्व है। धन्यवाद। अब आप ये भी समझिए कि लिखना क्या है। तो ये सत्येंद्र नाथ बोस से रिलेटेड चीजें हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस चीज पे इन्होंने काम किया, कब पैदा हुए थे ये, इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई, इनका साइंटिफिक कैरियर कैसा रहा, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बात किए हैं, दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकता है इनका, और उपनिषद और भारतीय ज्ञान परंपरा से इन्होंने कैसे प्रेरणा ली, कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार इनको मिले, अंतिम वर्षों में क्या हुआ और सत्येंद्र नाथ बोस का कंट्रीब्यूशन कैसा था। इसको नोट कर लीजिए आप।